कवि कमजोर नहीं है। इस दुनिया का शक्तिशाली शस्त्रों में कवि का नाम लिया जाता है। इसलिए फासिज्म के इतिहास को अगर आप उठाकर देखोगे तो फैसिस्टवादी ताकतों ने सबसे पहला निशाना लेखक और कवियों को बनाया है। दुनिया के इतिहास में क्रांति की शुरुआत ही कविताओं ने की है। चाहे अफ्रीकन क्रांति हो, चाहे लैटिन क्रांति हो, चाहे निगरों की क्रांति हो, चाहे दलित क्रांति हो, चाहे आजादी की क्रांति हो, क्रांति की शुरुआत शोषण के विरुद्ध की आवाज कवि की कविता बनकर ही आगे आता है। इसलिए कवि कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। चौकीदार ये ऐसी ही आवाज है। डिजिटल हो गई दुनिया सारी, डिजिटल हो गई दुनिया सारी और किसान बना भिखारी। आत्महत्या कर रहे देखें। डिजिटल हो गई दुनिया सारी और किसान बना भिखारी। वो क्या जाने परिवार की पीड़ा जिसने छोड़ दी अपनी नारी। ऐसे लोगों को के तरफ आप चौकीदारी दे रहे हैं, चौकीदार बना रहे हैं। ये आपका संस्कार है, ये आपका विचार है, ये आपकी किताब का शीर्षक है। लेकिन मेरी भावना में गद्दार गद्दार होता है, वो कभी नहीं चौकीदार होता है। पहाड़ों से आपने पत्थर उठाए, मंदिर बनवाए, हमने भी पत्थर उठाए, स्कूल और कॉलेज बनवाए। पहाड़ों से आपने पत्थर उठाए, मंदिर बनाए, हमने भी पत्थर उठाए, स्कूल और कॉलेज बनाए। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने रामायण महाभारत गीता उठाई, हमने देश का संविधान उठाया, हमने देश का संविधान उठाया। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने तलवार त्रिशूल उठाया, आपने धार्मिक द्वेष के बिगुल बजाए, हमने कागज कलम उठाई, समता न्याय बंधुता के गीत लिखे। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। चौकीदार बेवफा निकला, चौकीदार बेवफा निकला। खुशियां मनाने आए थे यहाँ, खुशियां मनाने आए थे यहाँ, कदम रखते ही यहाँ से जनाजा निकला। हम कुछ उम्मीदें लेकर आए थे यहाँ, हम कुछ उम्मीदें लेकर आए थे यहाँ, निषेध नफरत का जुलूस निकला, निषेध नफरत का जुलूस निकला। कत्ल किसी ने किया, कत्ल किसी ने किया और एफआईआर मेरे नाम से हुआ। चौकीदार सम्माननीय माणिकराव खोब्रागड़े जी द्वारा लिखित इस काव्य पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। चौकीदार यह शीर्षक अपने आप में एक कहानी बयां करता है। कहानी मनगढ़ंत नहीं है,
सच्ची मौजूदा हालातों पर की गई टीका टिप्पणी है। आज का दौर बड़ा ही संवेदनशील है, व्यवस्था का खौफ है, कोई कुछ भी बोलने को और लिखने को तैयार नहीं, ऐसे हालात ही नहीं है। एक कवि लिख कर गए कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ ना बोलने से, कुछ ना सोचने से आदमी मर जाता है। माणिकराव खोब्रागडे जी ऐसे भयावह हालातों में भी बेखौफ बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं। असल में उनका संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में गुजरा है। सामाजिक संघर्ष करते करते और समस्याओं से लड़ते लड़ते वे आज यहाँ तक पहुँचे और आज भी उनका संघर्ष जारी है। सरकार चाहे कोई भी हो, व्यवस्था ने हमारे जो हक और अधिकार छीन लिए हैं, व्यवस्था ने हमारे मासूम विचारों को रोंदने की जो कोशिश की है। हम इंसान हैं और हमें इंसान की तरह न समझने वाले व्यवस्था के खिलाफ माणिकराव खोब्रागडे जी अपनी वाणी और लेखनी से लड़ते आए हैं और लड़ भी रहे हैं। लोग उनके साथ रह चुके हैं, जो लोग उनके साथ रह चुके हैं और जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि माणिकराव खोब्रागडे जी क्या चीज़ है। माणिकराव खोब्रागडे साहब की मिट्टी कुछ और है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। इस तरह वे हाँ में हाँ मिलाने वालों में से नहीं है। नहीं तो कोई बोलता है और उसमें हाँ में हाँ मिलाने वालों की फिलहाल फौज खड़ी हो चुकी है। अपने दिमागों से और पैरों से चलने के बजाय दूसरे के दिमागों से और पैरों से चलने वाले लोग हमारी इर्द गिर्द है। और ऐसे माहौल में माणिकराव जी अभी भी अपने ही कदमों से और अपने ही दिमाग से चलते हैं। वे सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। वाणी, करनी और लेखनी में उनकी समानता है। वे कठोर सोच बोलते हैं, वे कठोर सच बोलते हैं, इसलिए काफ़ी लोगों को वे खटकने लगे हैं। पर वे ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। उनका कारवां बढ़ रहा है, उनका दायरा बढ़ रहा है। मुझे इस बात का आनंद है और आपको भी आनंद होना चाहिए। वे और लिखते रहे और लिखते रहे। हिंदी कविता संग्रह का लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय कवि माणिकराव खोब्रागडे सर के द्वारा रचित चौकीदार हिंदी कविता संग्रह का लोकार्पण सभी मान्यवर अतिथियों के हस्ते किया जाएगा। मनोगत के लिए माननीय कवि माणिकराव खोब्रागडे सर को आमंत्रित करता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि आश्वासन की फसल काटकर कहता ऐसा प्रचार है, खाऊंगा ना खाने दूंगा कहता वो हर बार है, चोर चोर मौसेरे भाई आपस में रिश्तेदार है, बैंक लूटकर चले गए ये वो कैसा चौकीदार है, वह कैसा चौकीदार है। अब साथियों, सवाल ये है कि मैं कौन हूं। सवाल यह है कि मैं कौन हूं। हु आर यू? मी, मैं यानी हाथ है, पैर है, छाती है, क्या है? मैं यानी कौन है? तो मैं यानी मस्तिष्क यहाँ है, मन है, और ये इसके पीछे जहाँ मन है, यहाँ दोनों आंखें हैं, वो मी है। वो जब तक ये मी सकारात्मक के बातों में मैंने उलझता नहीं तो उसके हाथ से अच्छा काम नहीं होता। अगर वो अकुशल विचारों में उलझ जाता है, जिसको अहंकार बोलते हैं,
उसमें क्रोध आता है, उसमें भय आता है, तो उसमें नकारात्मक चीजें हो जाती है। तो हमारे देश के जो चौकीदार है, तो आप उलझन में पड़ गए होंगे कि संविधान ने हमको पूरा सिस्टम, पूरे भारत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, उसका विकास करना, उसके रोटी कपड़ा और मकान, यहां तक के नहीं तो शिक्षा, रोजगार और उनका संस्कार और सुरक्षा, इसकी भी जिम्मेवारी हमारे चौकीदार के ऊपर है। वो संविधान ने उसको दिया है। दूसरी चौकीदार जो है, वो दूसरे चौकीदार है, मैदान में है, पुलिस है, जो आपकी सुरक्षा करता है। तो उसका जो सिस्टम है, तो उसका सिस्टम को पुलिस डिपार्टमेंट को बराबर काम नहीं करने दिया जाता, तो वो चौकीदार भी परेशान है। तीसरा चौकीदार है, सरहद पे काम करता है, जो भारत की सीमा को माने सही सलामत रखने के लिए रात दिन वहां अपनी जान जोखिम में डालकर वहां बंदूक लेके खड़ा रहता है। वो एक चौकीदार है। और दूसरा चौकीदार है, और एक मीडिया है। मीडिया है, वृत्तपत्र सेवा है। तो ये चौकीदार 2014 से बराबर काम नहीं कर रहे हैं, बिक चुके हैं वो। हमारे कैप्टन ने, चौकीदारों के चौकीदार ने उन सबको खरीद लिया है। उनके दहशत में काम कर रहे वो, बराबर वो न्यूज लोगों को परोसते नहीं, लोगों को इंफॉर्मेशन को होने नहीं देते। सत्य कुछ अलग रहता है, असत्य कुछ अलग रहता है। इसके बाद में जो चौकीदार है, ये बाकी के जितने चौकीदार है उनको पेमेंट मिलता है, पगार मिलता है, सैलरी मिलती है, डीए मिलता है, टीए मिलता है, समय मिलता है। लेकिन जो आखिरी का चौकीदार है, जिसको कवि बोलते हैं, उसको लेखक बोलते हैं, वो चौकीदार को संविधान ने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ये अधिकार दिया है। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, सत्ता नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, बल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास दो अस्त्र है। दो अस्त्र है। वो कौन से? एक है वाणी, यानी जुबान, जो सही है सही बोलने का, घबराने का नहीं, डरने का नहीं। डर गया वो मर गया, डर गया वो मर गया। और जो नहीं डरता है वो सत्य दुनिया के सामने, समाज को सत्य बताता है, वो नहीं मरता। वो नहीं मरता। जब टाइम आएगा जब मरेगा। और दूसरा अस्त्र है कलम। तो अपनी कलम जो है, जो सही दिशा में चलाओ, सत्य के दिशा में चलाओ, असत्य नहीं, किसी का गुणगान करना नहीं, किसी की चापलूसी करना नहीं। जो है, जो दिखता है वो लिखो, जो होता है वो लिखो, और समाज को, अपने भारत के समाज को भली भांति उनके विकास के लिए इनडायरेक्टली आप हेल्प करिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और ये मेरी सोच है।
और इसलिए मैंने जो भी ये कविताएं लिखी है, तो इस कविताएं का प्रयोजन ऐसा है कि 7 मई 2022 को मैं मोर भवन हिंदी में आया था, शनिवार का दिन था, भोला सरवर के साथ में, और मेरा पहला ही दिन था। तो उस दिन कवि सम्मेलन था वहां साकेत। तो उस दिन क्या हो गया कि जागतिक महिला दिन हो गया था, तो उसके उपलक्ष्य में सभी लोग महिला के बारे में कविताएं सुनाते थे। अब हेमलता जी ने मुझे प्रेरणा दी, मुझे उकसाया, सर आप एक कविता लिखिए, कविता पेश कीजिए। अब देखिए भाई, मैं विदर्भ का आदमी, मुझे कोई हिंदी जाता आती नहीं, जो भी हिंदी आती है टूटी फूटी आती है, और मुझे इस लिखने में कुछ कठिनाई हो गई, कोई शब्द सूझ नहीं रहे। तो मेरे मित्र जगदीश राउत को मैं फोन करता हूं, हेलो, अरे भाई जवारीच्या पेंडीला काय म्हणतात हिंदी मध्ये? फिर भोला सरवर को फोन करता हूं, अरे भाई वो खेत को जो कंपाउंड बनाते हैं लोग, और देहातों में नागफना मराठी बोलते हैं, मराठी नागफनी का कंपाउंड जो रहता है, अब ये हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को क्या मालूम। मैं भोला सरवर को फोन करता हूं, और जो भी उन्होंने बताया तो मैं उनकी शब्द रचना इसमें डाल देता हूं। तो ऐसा मराठी मध्ये एक म्हण आहे, बाईचं पीठ भाऊचं मीठ माझा संसार नीट। अशा प्रकारे हा माझा कविता संग्रह या नागपूरच्या भूमीमध्ये पैदा झाला आणि तुमच्या समोर आला। अभी जो भी मेरी बातें आपने सुनी है, इसका अपन सोचेंगे, अपनी कलम चलाएंगे, अपनी जो अपने एक दुनिया में, अपने भारत में जो चल रहा है, अकुशल चल रहा है, कुशल चल रहा है, क्रांति और प्रतिक्रांति का माहौल दौर चल रहा है, तो इसके बारे में आप सोचेंगे, सही बोलेंगे, डरेंगे नहीं। अगर जो डर गया वो कायर होगा, मर गया। और अपनी कलम उठानी चाहिए, लिखते रहो, तुम्हारे दिल में जो भी आता है, लेकिन सच सही बात आनी चाहिए, गलत बात नहीं। तो लिखते रहो। कविता का शीर्षक है चौकीदार बेवफा निकला। चौकीदार बेवफा निकला, खुशियां मनाने आए थे यहां, खुशियां मनाने आए थे यहां, कदम रखते ही यहां से जनाजा निकला। हम कुछ उम्मीदें लेकर आए थे यहां, हम कुछ उम्मीदें लेकर आए थे यहां, निषेध नफरत का जुलूस निकला, निषेध नफरत का जुलूस निकला। कत्ल किसी ने किया, कत्ल किसी ने किया, और एफआईआर मेरे नाम से हुआ। कत्ल किसी ने किया और एफआईआर मेरे नाम से निकला। पता तो इसी गली का था, पता तो इसी गली का था, लेकिन कातिल कहीं और का निकला, लेकिन कातिल कहीं और का निकला। मंजूर है कि मैंने जुर्म किया, चलो मान लेते हैं, मंजूर है कि मैंने जुर्म किया। घर की तलाशी में चौकीदार बेवफा निकला, घर की तलाशी में चौकीदार बेवफा निकला। मेरा कसूर इतना ही था, ध्यान से सुनो, मेरा कसूर इतना ही था
कि मैंने उसका नाम पूछा, तो पता चला कि वह चाय वाला निकला। मेरा कसूर इतना ही था कि मैंने उसका नाम पूछा, पता चला कि वह चाय वाला निकला। समन्स म्हणजे जुडिशियरी पुलिस डिपार्टमेंट आ गए इसमें। अभी समन्स तो दोनों के नाम से थे, उसके भी नाम से और मेरे भी नाम से। समन्स तो दोनों के नाम से थे। वह सरकारी गवाह और मैं देशद्रोही निकला। मेरी केस इतनी कमजोर न थी। सबूत पेश करते ही फरमान मेरे नाम से निकला। जय हिंद, जय भारत। जो बोल सकता है उसका नाम कवि होता है। जहां आवाज नहीं है, जहां तड़पन है, जहां शोषण है, और ये शोषित का इतना बड़ा दुनिया में समाज है कि मछली की तरह जबा होता है, अटक जाता है, लेकिन चिल्ला नहीं पाता, उसकी ध्वनि बनकर जो सामने आता है वो कवि होता है। कवि कमजोर नहीं है। इस दुनिया का शक्तिशाली शस्त्रों में कवि का नाम लिया जाता है। इसलिए फासिज्म के इतिहास को अगर आप उठाकर देखोगे तो फैसिस्टवादी ताकतों ने सबसे पहला निशाना लेखक और कवियों को बनाया है। दुनिया के इतिहास में क्रांति की शुरुआत ही कविताओं ने की है। चाहे अफ्रीकन क्रांति हो, चाहे लैटिन क्रांति हो, चाहे निगरों की क्रांति हो, चाहे दलित क्रांति हो, चाहे आजादी की क्रांति हो, क्रांति की शुरुआत शोषण के विरुद्ध की आवाज कवि की कविता बनकर ही आगे आता है। इसलिए कवि कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। चौकीदार ये ऐसी ही आवाज है, केवल कविता नहीं है, आवाज है उन मछलियों की जिनके गले में कांटा अटक गया है, तड़प रही है, उनकी ध्वनियां निकाल दी गई है। ध्वनियां ही नहीं है उनके पास, वो ध्वनि बनकर आवाज लगाता हुआ चौकीदार नाम का कवि यहां पर खड़ा है, माणिकराव जी के स्वरूप में। मेरे साथी, वैचारिक पार्श्वभूमि की अगर बात की जाए तो बड़ी मजे की बात है। कविता के दो रूप हम देख सकते हैं। एक रूप वो जो मनोरंजनात्मक है, एक रूप वो जो नजाकत भरा हुआ है, एक रूप वो जो इश्कियाना अंदाज लिया हुआ है। लाली से लेके, लिपस्टिक से लेके, जुल्फों से लेके, चांद, तारे, सितारे, पर्वत, झरना वरना सब बोल रही है, वो भी कविता है। एक कविता जो है पेड़ों में और झुड़पों में छुपी हुई भी रहती है। एक कविता है जो सिर्फ निसर्ग पर बोली जाती है। ये निश्चित तौर पे कविताओं के स्वरूप है, अंग है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन एक कविता वो होती है जो यलगार करते हुए आती है, जो जालिम की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हुए आती है, वो क्रांति की कविता होती है। हम उसके धरोहर हैं, हम उस विद्रोह के धरोहर हैं। आपने अपनी प्रस्तावना इसमें अपने मनोभाव जब व्यक्त किए तब उन्होंने कहा कि मैं फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा से आता हूं, और आप जब चौकीदार पढ़ेंगे तो आपको चौकीदार के हर कविता में इन विचारों की श्रृंखला नजर आएगी। एक छोटी सी कविता मुझे उनकी याद आ रही है। देखिए व्यवस्था का संघर्ष कैसा है। वे अपनी कविता में लिखते हैं कि कहते हैं हिजाब हटाओ संस्कृति को खतरा है, यही नारा लगाया था ना, हिजाब हटाओ संस्कृति को खतरा है। माणिकराव जी कहते हैं फिर नंगे रहो क्योंकि सरकार को खतरा है। एक अलग कटाक्ष उनकी कविताओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। सीधा हमला करते हैं वे, कोई आड़ पर्दा नहीं रखते, किसी की मुरव्वत नहीं करते। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। ये तीखापन कहां से आता है? इसके लिए एक वैचारिक बैठक चाहिए होती है। तो दो तरह की भट्टियां होती है। एक कुमार की भट्टी होती है ना। कुमार की भट्टी में भी तपकर एक सर्जनशील कृति सामने आती है, वो भी सृजनशील होती है।
वो भी नवनिर्माण होता है, वो भी कला का एक उत्तम स्वरूप होता है। तो कुम्हार की भट्टी निकलकर एक साहित्य कृति आती है, लोहार की भट्टी से भी निकलकर एक साहित्य कृति आती है। लोहार की भट्टी में भी तपकर लोहा जो होता है वो एक सृजनशील स्वरूप लेकर, किसी न किसी चीज का स्वरूप लेकर बाहर आता है। दोनों भट्टियां हैं, दोनों तपाती है, लेकिन कुम्हार के भट्टी से निकली हुई कृति से टकराने से लोग बचते हैं। खुद साहित्य कृति भी कुम्हार की किसी से टकराने से बचती है, क्योंकि उसे पता है टकराऊंगी तो टूट जाऊंगी। और लोहार की भट्टी से जो तपकर निकलता है, जो साहित्य कृति निकलती है या जो कलाकृति निकलती है, उससे खुद टकराने से लोग बचते हैं, उससे खुद टकराने से व्यवस्था बचती है, क्योंकि व्यवस्था को पता है कि ये लोहार की भट्टी से तपकर जो शस्त्र निकला है, जो साहित्य कृति निकली है, उससे मैं टकराऊंगा तो मैं जख्मी हो जाऊंगा या चूर चूर मैं हो जाऊंगा। फूले शाहू आंबेडकरी विचारों की जो साहित्य भट्टी है, मैं समझता हूं कि वो लोहार की भट्टी है। तो कुम्हार की भट्टी से हमें कोई शिकायत नहीं है, वो भी साहित्य कृति है, वो भी अंग है। लेकिन फूले शाहू आंबेडकरी आंदोलन से जो साहित्य कृति आती है, उसकी अपनी धार है, उसकी अपनी तेज है, उसका अपना जलवा है। साथियों, ये जो चौकीदार है, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। एक रोज मैंने यूं ही इनको फोन किया, वरिष्ठ दोस्त हैं, कभी कभी मार्गदर्शन भी लेना पड़ता है या किसी और वजह से भी, क्योंकि मेरा जो ननिहाल है वरोरा और ससुराल है वरोरा, वहीं उनकी पूरी सर्विस गई है और उधर के ही रहने वाले हैं। तो मैंने अचानक फोन किया, कैसे मानिकराव जी? तो कहे कि बढ़िया हूं। क्या कर रहे हैं? कविताएं पढ़ रहा हूं। और मैंने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी पढ़ रहे? गालिब मीर तकी मीर। 2 मिनट खामोश रहे, 2 सेकंड, और कहे कि बहुत बड़े कवि की कविताएं पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कौन है? मानिकराव खोबड़ा गए। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, अपनी कृति पर अपना यकीन होना। ये कवि होने की पहली निशानी है, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि वो कृति अपने आप नहीं आई, जिस भी शक्ल में आई हो, लेकिन वो मेरी उत्पत्ति है। हमारा बच्चा भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कुछ रंग से काला होता है, कभी कुछ गोरा होता है, लेकिन यकीन जानो उसके लिए माँ और बाप दोनों ने मिलकर एक तड़पन सही होती है, एक जिगर लगाया होता है, एक समय दिया होता है। इसलिए हमने पैदा की हुई हर कृति हमारे अपने समर्पण की निशानी होती है। इसलिए उस पर फक्र करना हर लेखक का, हर साहित्यकार का काम है। तो मैंने पूछा, मैं एकदम 2 सेकंड के लिए मैं भी गड़बड़ा गया। फिर मैंने कहा कि अरे बाप रे, मानिकराव जी खोबरागढ़ी की कविताएं स्वयं मानिकराव जी पढ़ रहे? बोले हाँ। बोला मैं आ रहा हूं। मैं बैजनाथ चौक से निकल के उनके घर गया। जब देखा तो हस्तलिखित उनकी कविताएं पड़ी हुई थी। मैंने वही 10-15 कविताएं पढ़ी और मैंने कहा कि अब ये आपकी संपत्ति नहीं है। वो कवि नहीं है जो लिखकर अपने घर के किसी कोने में, अलमारी में या किसी तकिया के नीचे या बेड के नीचे अपनी कविता को, साहित्य कृति को खत्म कर दे या दीमक को खिला दे। आपका क्रिएशन आपका नहीं है, क्रिएशन हुए तक आप हो। जिस दिन वो आ गई वस्तुस्थिति, वो आपकी नहीं रहती, वो समाज की देन है, उसे देना ही चाहिए, जैसे भी हो दो। मैंने कहा कि साहब आपकी ये साहित्य कृति अभी समाज तक जानी चाहिए। तो बोले बिल्कुल, क्या करेंगे? हमने कहा कि बिल्कुल कविता संग्रह निकालते हैं। तो बोले ओके। इतने आसानी से उन्होंने कहा कि बिल्कुल निकालिए, क्या नाम रखा जाए? तो बोले पहली कविता चौकीदार है, और समय चौकीदारी का भी खराब है और चौकीदार भी खराब है और चौकीदारी भी खराब है, तो नामी चौकीदार रखा जाए। मैंने कहा कि चलो नामी चौकीदार रखते हैं। और आज वह चौकीदार एक संग्रह के रूप में समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनकर आपके समक्ष प्रकाशित हुआ है। मेरे साथियों, मैं समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं। कविताएं कैसी है, क्या है, ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। बहुत ही सटीक कविताएं, वर्तमान की स्थिति पर इतना अच्छा भाष्य करने वाली, हिंदी में आंबेडकरी पोजीशन से आने वाली कविताएं बहुत ही विरली है। मैं खासकर बोल रहा हूं, हिंदी साहित्य में अभी उतना फूले शाहू आंबेडकरी साहित्य ऐसा विभाग नहीं हुआ है ना? ऐसी मतलब 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन नहीं हुए हैं। लेकिन माफ करना, चंद रोज में हम राज्य स्तरीय पहला मुस्लिम हिंदी साहित्य सम्मेलन लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हमने कर ली है। उसकी वजह है पीड़ित लोगों का इस देश में समाज सबसे बड़ा समाज है, लेकिन पीड़ित लोगों के धार्मिक भावनाएं,
उनका सांस्कृतिक परिवेश, उनकी शोषण की प्रणाली, उनके खिलाफ चलने वाली गतिविधियां, ये अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल की जाती है। इसलिए हर समाज को अपना साहित्य, अपना आवाज करके आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि एक ही मंच से हर समाज को न्याय देने की कोशिशें अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पाती, नहीं दे पाते हम हर समाज को न्याय। केर कट्टा नाम की एक आदिवासी लेखिका आई है बस्तर से, मैंने उनके साथ में 2 बार मंच शेयर किया, हिंदी में और हिंदी के बाद में अंग्रेजी में। आज इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम चल रहा है, कभी शिकागो, कभी कहीं, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, ऐसे वे घूम रही हैं। उन्होंने अपना आदिवासी साहित्य का एक मंच खड़ा किया और आदिवासियों पे जो बीत रही है उस, बहुत सादी कविताएं हैं, बहुत सादी कविताएं, कुछ भी उसमें मतलब हम कैसे कहेंगे, साहित्य की अगर कोई विधाएं खोजने चाहे तो उसमें साहित्य की विधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि मैंने ये कहीं देखा है। पढ़ते वक्त आप महसूस करेंगे अरे ये तो मेरे दिल की बात है। वो पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आपका साया ही तो बात कर रहा है। माणिकराव जी की कविताओं में वही खासियत है कि माणिकराव जी की कविताओं में साहित्यिक विश्लेषण ढूंढने की कोशिश करोगे तो ज्यादा तसल्ली नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ते वक्त आपको पता चलेगा कि जिन मजलूमों के बारे में इनकी कविताएं कहती है, उस मजलूमों के तादाद में मेरी भी तो गिनती हो रही है, मैं भी उन कविताओं में खड़ा हूं। यह ताकत होती है फुले शाह अम्बेडकरी विचारों से आने वाली कविताओं की। कि वैचारिक लड़ाई सदियों से चलती आई है, वैचारिक लड़ाई सदियों से चलती आई है, मानव कल्याण की धारा ही क्रांति कहलाई है। क्रांति ने जब जब ऊंचा सर उठाया है अपना, तब तब हमने अपने हाथ में कलम उठाई है, तब तब हमने अपने हाथ में कलम उठाई है। आज के उनके भाषण से मुझे ये शब्द याद आए कि हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, और हमको भी इस दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको भी इस दुनिया का भूगोल बदलना आता है। और पत्थर को भगवान यदि बनाया है तुमने, तो इंसान को इंसान बनाना आता है। तो इंसान को इंसान बनाने वाली जो हमारे सामने आज यहाँ पर ये कृति रखी है माणिकराव खोब्रागड़े जी ने, सचमुच इस पुस्तक में इंसान को इंसान बनाने का ही एक बहुत बड़ा संदेश निहित है। और मैंने अपने वक्तव्य में ये सोचा था कि मुझे भाषण नहीं देना है, मुझे सिर्फ माणिकराव खोब्रागड़े जी से आपको परिचित कराना है, उनकी इन पंक्तियों के जरिए उनको परिचित कराना है। आप लोग ये पुस्तकें खरीदें, इसके लिए भी मैं उनका परिचय आपको यहाँ पर देना चाहूँगी कि आप मजबूर हो जाएं कि आपको ये पुस्तक अपने साथ ले ही जानी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर माणिकराव जी की यहाँ पर बात करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय सर जी ने जो अभी बात कह गई है, उनके जावेद पाशा कुरैशी सर के बारे में कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस पुस्तक में एक बहुत ही सुंदर सी बात कही है माणिकराव जी के बारे में, कि एक बेहतरीन, जिम्मेदार और गत काल से लेकर वर्तमान और भविष्य की भारतीयता का आलेख चौकीदार आपको जरूर पसंद आएगा। समाज, राजनीति, प्रजातंत्र, शिक्षा, सामाजिक ताना बाना, संस्कृति से लेकर वैचारिक संघर्ष के दर्शन को आप चौकीदार में पाओगे। उन्होंने चौकीदार का जो भी आपके सामने भाष्य किया, उसका ये पूरा यहाँ पर सार उन्होंने अपने इन पंक्तियों में दिया है। तो वो मैं समझ रही थी कि वो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि वो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि चौकीदार में आप जो पाओगे, बस इसी आशा और शुभेच्छाओं के साथ आदरणीय माणिकराव जी खोब्रागड़े साहब का उनके इस मूल्यवान रचना के लिए सिर्फ उनके साथ ही नहीं, सिर्फ वे ही नहीं, हम सब अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां माणिकराव जी खोब्रागड़े के नाम पर। और उसके बाद में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि उनकी पंक्तियों में हमको ये मिलता है कि हौले हौले पाँव हिलाओ, हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है सोने दो।
दुनिया का ये जो चल, हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है सोने दो, कल तुम देखोगे इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे, थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा पानी रहने दो, कल देखोगे इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे। तो जो आँच और जो पानी उनकी पुस्तक में, उनकी रचनाओं में यहाँ मिल रहा है, उस बहाने देखिए कई साहित्यकार इस विधा के और इस तरीके की पुस्तकों की रचयिता के यहाँ पर पैदा होंगे। आप लोगों के सहित आप लोगों में भी रचना की कहीं ना कहीं से रचना धर्मिका का एक प्रवाह उत्पन्न होगा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में। इसलिए आप जरूर इस पुस्तक को सभी लोग पढ़ें, देखें और अपने विचारों से इस समाज को नई दिशाएं दें, जो दिशाएं माणिकराव जी ने यहाँ पर देने की कोशिश की है। और इसके पश्चात मैंने यहाँ पर अपनी बात में रखते हुए माणिकराव जी की ही कविताओं की बात और उनकी ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया कि हेमलता जी मिश्र से प्रथम बार कवि सम्मेलन में पहचान हुई, तो मैंने उसी समय उनके भीतर एक ज्वाज्वल्यमान कुछ विचारों को देखा था जो बाहर आने के लिए बहुत कोशिश में था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप कविताएं लिखिए, आप कहानियां लिखिए, आप लघु कथा लिखिए, आप सारी विधाएं लिखिए और आप देखिए कि आपके भीतर की जो आग रहेगी वो इस समाज को दिशा देने में बहुत काबिल रहेगी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि एक बड़े अच्छे शिष्य मुझे मिले वो कि जिन्होंने मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में इतनी सुंदर पुस्तिका दी। आज उनकी यह गुरु दक्षिणा मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। और अब मैं उनकी इस गुरु दक्षिणा से ही कुछ बातें आप लोग को बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग सब इस पुस्तक को पढ़ने के लिए तभी लालायित होंगे जब आप इसमें से उनकी बातों को समझेंगे। तो उनकी कविताओं में मैं यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रध्वज की वंदना की है। हे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज, हे स्वतंत्र, उन्होंने अपना बिल्कुल एक सच्चे देशवासी होने का कर्तव्य निभाया है जब वे लिखते हैं कि हे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज, हे राष्ट्रध्वज तिरंगा, 75 साल के अमृत महोत्सव पर चौकीदार ने ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा फैलाओ, हर घर तिरंगा फैलाओ। कितना बड़ा संदेश, हर घर तिरंगा फैलाओ। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय कम है और हमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को अभी सुनना है। और उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छी बात जिंदगी के बारे में कही है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वक्त मिले तो प्यार बांटो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वक्त मिले तो प्यार बांटो, नगद ना हो तो उधार बांटो। कितनी सुंदर बात, बताइए गंभीरता के साथ में हास्य का पुट कि नगद ना हो तो उधार बांटो, वक्त का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कैसे गुजर गई, संघर्ष में यारो यदि बर्बादी हुई तो हकीकत यदि जिंदगी बन गई तो जिंदगी में प्यार बांटो, जिंदगी में प्यार बांटो। कितना सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश। उसके बाद में उन्होंने एक और रचना यहाँ पर बताई है जिसमें उन्होंने बहुत ही नवीनतम बात कही है। वो नवीनतम बात को मैं आप लोग के सामने जरूर रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरा जिस्म अब खून का ना रहा। देखिए कितनी बड़ी बात कि मेरा जिस्म अब खून का ना रहा, ना कोई पीड़ा है ना स्वाभिमान। यहाँ मेरे शरीर का क्या करूं मैं जिक्र, यहाँ शरीर से तात्पर्य उनकी अपनी आत्मा से ही है कि मेरे शरीर का मैं क्या करूं जिक्र, जहाँ न कोई माली है न मालक है। बताइए, आत्मा का न कोई माली है न मालक है। कितनी गहरी बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि जहाँ कोई माली है न मालक है। अरे पत्थर की तरह हो गए हैं अचल देखो, पत्थर की तरह हो गए हैं अचल देखो, मुस्कान तकलीफ में है और अधर भी बर्फीले हो गए हैं। कितनी सुंदर बात, किस समय की बात उन्होंने कही आप सब समझ रहे हैं कि मुस्कान तकलीफ में है और अधर भी बर्फीले हो गए हैं। जब आप शब्दों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आपके अधर बर्फीले हो गए, आपके शब्दों को रोक लिया गया है, सच्चाई को कहने से रोक लिया गया है। साधुवाद देना चाहूंगी माणिकराव सर आपको, बहुत ही सुंदर बात आपने यहाँ पर कही है। इसके बाद
उनकी बहुत अच्छी जो एक बात मुझे यहाँ पर लगी कि उन्होंने हमारे अखंड भारत में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और हिंदी के प्रति अपना भाव विभाव अनुभव प्रकट किया है। हिंदी हमारे देश में भले अभी राष्ट्रभाषा घोषित न हो गई हो, लेकिन वह राजभाषा है और जन जन की भाषा है, जन मन की भाषा है। मराठी तो है ही हमारी दूसरी भाषा, लेकिन मराठी प्रांतीय भाषा है और हिंदी देश की भाषा है। तो देश की भाषा के प्रति उनका सद्भाव, मैं नमन करती हूँ उनके सद्भाव को। और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हिंदी रोटी कपड़ा मकान है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि हिंदी रोटी कपड़ा मकान है, हिंदी दुख दर्द की थकान है। बताइए, हिंदी दुख दर्द की थकान है, हिंदी सृष्टि का गान है, हिंदी सृष्टि का गान है, हिंदी भारत का सम्मान है, हिंदी सावन की बौछार है, हिंदी जीवन का उपहार है, हिंदी जगत का परिवार है, हिंदी गजल है, कविता है, अभंग है और हिंदी साहित्यिकी का अंग है। अब सब साथ निभाती है हिंदी, मानवता के गीत गाती है हिंदी। तो हिंदी के प्रति उनके इस प्रेम को भी मैं बहुत यहाँ पर नमन करती हूँ। उसके बाद उन्होंने और भी कहा है हिंदी को कितना ऊंचा स्थान उन्होंने दिया है कि हिंदी विज्ञान में बसती है। आप देखेंगे कि हमारा जितना भी विज्ञान आज जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हमारे प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को हम लोग देखें तो संस्कृत जो कि जिसकी दुहिता है हिंदी, उस संस्कृत में ये सारे एक से एक बढ़कर विज्ञान के उपकरण हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें हम आज सोच रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज की कल्पना हो। रावण ने जब सीता का हरण किया था तो उसने पुष्पक विमान में वो हरण किया था। उस समय की लिखी हुई बात, आज से 5-7 हजार पहले की बात। और उसके बाद हम जानते हैं कि अभी 2000 साल पहले यहाँ पर विमान का अवतरण हुआ हमारी पृथ्वी पर, जबकि 5000 साल पहले ही वह लिखी जा चुकी थी हिंदी। इस तरीके से हमारी संस्कृति की जो बात यहाँ पर उन्होंने लिखी है। उसके बाद उन्होंने आज के दौर की सामान्य बातें भी यहाँ पर कही है। ठंड में ठंड का मौसम नहीं है, वे अपनी एक कविता समय में कहते हैं, ठंड में ठंड का समय नहीं है, यह एक ऐसा दौर है, चुनाव का मौसम नहीं है, फिर भी प्रचार का शोर है, यह एक ऐसा दौर है। आज हर व्यक्ति जो माइक पर खड़ा होता है वो अपने इस तरीके से प्रचार करता है कि ठंड, गर्मी, बरसात कुछ उसे नहीं नजर आती, उसे सिर्फ अपना प्रचार नजर आता है। इसमें बहुत बड़ा व्यंग है। उसे यदि मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी तो 2-4 घंटे यहीं बीत जाएंगे, इसलिए इस बात को मैं यहीं खत्म करती हूँ। उसके बाद में उन्होंने स्वर्ग का एजेंट नाम कर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, स्वर्ग का एजेंट। मैं हिमालय की चोटी पर बैठकर प्यार के गीत गा रहा था, मैं हिमालय की चोटी पर बैठकर प्यार के गीत गा रहा थे, तब मेरे पास बुद्ध आए और पूछा आप कौन हो। मैं हिमालय की चोटी पर बैठकर प्यार के गीत गा रहा था, तब मेरे पास बुद्ध आए और पूछा आप कौन हो। मैंने कहा मैं भारतीय हूँ, मैंने कहा मैं भारतीय हूँ। बुद्ध बोले नीचे उतरो, बुद्ध जमीन पर रहते हैं, भारतीय नहीं। बुद्ध ने कहा मैं भारतीय हूँ ये बात कम है, तुम नीचे उतरो, भारतीयता से कुछ अलग कहो कि मैं बुद्ध हूँ और बुद्ध हमेशा जमीन पर रहते हैं। कितनी बड़ी बात। बुद्धिवादी लोग बुद्ध जैसे समाज सुधारक और बुद्ध जैसे अपनी बातों को समाज के सामने रखने वाले जमीन पर रहते हैं, वे आसमान पर नहीं उड़ते। कितना बड़ा संदेश यहाँ पर उनका। उसके बाद मैं जल्दी अपनी बात करूंगी कि उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी अपनी कविता में लिखी है, क्रांति सूर्य नाम की कविता में। एक दिन ग्रह तारों का सम्मेलन था, एक दिन ग्रह तारों का सम्मेलन था, सूरज सम्मेलन में पीठासीन थे, सूरज सम्मेलन में पीठासीन थे और चंद्रमा स्वागत अध्यक्ष थे। मुझे सम्मेलन का न्योता आया, ग्रह तारों के महफिल में शरीक होना मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात थी। और सम्मेलन में स्थान ग्रहण करते ही शुक्र ने मुझसे पूछा कि सुनो तुम्हारी पृथ्वी पर भी एक सूरज है। शुक्र ने उनसे पूछा कि सुनो तुम्हारी पृथ्वी पर भी एक सूरज है। मैंने कहा हाँ यह सही है, मैं जानता हूँ कि हमारे अध्यक्ष सूरज महोदय दिन और उजालों में रात का अंधेरा परस देते हैं,
लेकिन पृथ्वी का सूरज दिन रात सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देता है, और वह ज्ञान का प्रकाश है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। बताइए कहाँ से कहाँ उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के परिचय को ले जाकर अपनी इस कविता के जरिए जोड़ा है। जब जब मैंने अपने हक के खातिर संघर्ष का धनुष्यबाण उठाया है, जब जब मैंने अपने हक के खातिर संघर्ष का धनुष्यबाण उठाया है, तब तब तुमने दक्षिणा के आड़ में मेरा दाहिना अंगूठा कटाया है। अब एकलव्य समझकर मेरा अंगूठा काटा तो मैं बागी हो जाऊंगा, फिर तुम्हारे दोनों अंगूठे काटकर मैं अंगुलीमाल बन जाऊंगा, मैं अंगुलीमाल बन जाऊंगा। किताब का शीर्षक दिया गया है चौकीदार और उसके अंदर लिखा गया है गद्दार। दोनों शब्दों पर आप विचार कीजिएगा। किताब का शीर्षक दिया गया है चौकीदार और उसके अंदर लिखा गया है गद्दार। मामला खड़ा हो जाता है कि ये कैसा है संस्कार कि गद्दार को हम कह रहे हैं चौकीदार। ये कैसा है संस्कार कि गद्दार को हम कह रहे हैं चौकीदार, या चौकीदार को कह रहे हैं गद्दार। जहां दिमाग सहमा हो, जुबान कांप रही हो, वहां कलम उठाना भी में बहुत साहस की बात है। जिस जगह अब इन किताब का चौकीदार किताब का मैंने बहुत चीज पढ़ा। देखिए हमारे भाई ने कविता के कई रंग बताए, लेकिन जानते हैं कविता बनती कैसे है? अध्यक्ष जी आपकी अनुमति है तो थोड़ा सा सारांश दे दूं। कविता को ही लिखिए। क है, वी है, तो है और आ का मंत्रा है ना। क कल्पना है, वी विचार है और तो तालमेल है, आ जाता है कविता बन जाता है। जब कल्पना में विचारों का तालमेल आ जाए तो कविता बन जाए। आज इनकी किताब में मैंने बहुत ढूंढा, इनके अंदर कल्पनाएं बहुत हैं, विचार भी बड़ा शानदार है, मगर तालमेल में थोड़ा थोड़ा सा खेल है, या ये खेल ही इनके लिए मेल है, ये समझ के बाहर की चीज है। मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं आपसे एक अनुग्रह करना चाहता हूं। लेखनी पर बात चली, हमारे पाशा सर ने कहा कि लेखनी की बात है। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, सुनिए। सबकी खतरे में जिंदगानी है, खूने इंसान से महंगा पानी है। सबकी खतरे में जिंदगानी है, खूने इंसान से महंगा पानी है। कलम की स्याही संभाल कर रखना, लिखना तुझे देश की कहानी है। कलम की स्याही संभाल कर रखना, लिखना तुझे देश की कहानी है। और इसीलिए कलम क्या चीज है, उठाइए। कलम तो कुछ जगाता है। हमारे भाई ने अपने भाषण में कहा कि कलम है, लकीरें हैं। लकीरें भी अगर उभरेंगी तो कागज पर। आप जानती हैं कागज कितना मूल्यवान है। इस कागज पर संविधान लिख दिया गया तो आज वो देश की किस्मत है। कागज ही तो है। अगर इसी पे कुरान लिख दिया गया तो मुसलमान का ईमान है। कुरान लिख दिया गया तो फिर और समझ लीजिए किसके किसके लिए है। कागज कोरा जरूर है, मगर जब उस पे कलम चलती है तो सब कुछ को बदलती है। इसलिए कहा जाता है कि बात ये सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। आदमी से आदमी के सोहबत का असर होता है। अभी मानवी जी अपने बातों के दौरान में गुरु दक्षिणा में पुस्तक की बात कही तो मेरे को लगा कि हिंदी के लिए मानवी जी की ही सोहबत हमारे खोबड़ा गड़े जी को मिली है। तो सवाल ये है कि अपने आप से ही बात को साबित हो जाती है। हम सागर भाई इसी पर बात कर रहे थे तो सागर जी बड़ी मीठी बात बोले तो मैंने कहा यार सागर का तो पानी खारा होता है, तुम्हारी बात मीठी क्यों है। तो फिर मेरे मन में आया कि एक सागर चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के दिन ज्वार भाटा लाता है, लेकिन इस सागर में तो कभी ज्वार भाटा नहीं आता है, केवल मृदुल। तब मुझे खोबड़ा गड़े की वो कविता याद आई जो वो कह रहे थे कि समय मिले तो प्यार बांटते रहो।
समय मिले तो प्यार बांटते लो। मेरे जहन में आया समय, प्यार बांटने के लिए समय की आवश्यकता क्या है? प्यार बांटने के लिए समय की आवश्यकता क्या है? प्यार तो यार से हाथ मिलाने में हो जाता है, नजर से नजर मिलाने में हो जाता है, समस्या को छुड़ाने में हो जाता है, व्यथा को सुना करके वो प्रीति के आंसू बहाने में हो जाता है। प्यार तो प्यार है, इसे बांटते रहो, अपने मन से कपट छल को छांटते रहो। प्यार प्यार है, इसे बांटते रहो, इसमें क्या आवश्यकता की बात। फिर और बात चली कि मैं हिमालय पर, हम पर्वत पर बैठ करके, तो बुद्ध ने कहा कि नीचे उतर आइए क्योंकि धरती पर है। जमीन की बात आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप लोग खुलकर बात कीजिएगा। ये बताइए, सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहे जो भी है, सारे खनिज कहां हैं? जमीन के। पानी कहां है ना? फसल कहां से आती है? फल कहां से आता है? लेकिन जमीन है कहां? ये तो बताइए। जमीन से सब कुछ आता है और जमीन है कहां? जमीन आपके पैरों के नीचे है, ये ध्यान दीजिएगा। जमीन कहां है? मानव जानवर सारे चीजों की सृष्टि के पैरों के नीचे जमीन है। अर्थात यह है, जमीन के लिए जमीर को जगाओ, जमीन के अंदर के चीजों के लिए मत अपना मस्तिष्क सजाओ, क्योंकि जिस दिन तुझे भी तो जाना है, मुसलमान हो तो कब्र की जमीन में जाना है, और दूसरे हो तो जलकर राख बन करके भी जमीन में जाना है। इसलिए जमीन के अंदर की चीजों से लौ मत लगाओ, लगाना है लौ तो मानव को मानव बनाओ, मानव के हृदय को मानव के हृदय से जोड़ो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। हम मानव बने, मानवता को लेकर चले, नैतिकता को लेकर चले। खोपड़ा गड़े साहब, आपने अपने मन की पीड़ा को कागज पर कुरेदा है, लेकिन आपकी मन की पीड़ा देश के वासियों के मन में उगने वाले भाव का चित्रण किया है, और इसीलिए आपने उसका नाम चौकीदार दिया है। इसलिए आपने उसका नाम चौकीदार दिया है। लेकिन चौकीदार, जिस चौकीदार के तरफ आपका इशारा है, सागर भाई, बस इतना कहकर बात समाप्त करूंगा। मैंने चुनाव में उस चौकीदार पर 4 पंक्तियां भेजी थी और वो बात बहुत चली, यहां तक कि YouTube पर भी बहुत चली, इसमें भी चली। मैंने कहा था, डिजिटल हो गई दुनिया सारी, डिजिटल हो गई दुनिया सारी, और किसान बना भिखारी। आत्महत्या कर रहा है, देखें। डिजिटल हो गई दुनिया सारी और किसान बना भिखारी, वो क्या जाने परिवार की पीड़ा, जिसने छोड़ दी अपनी नारी। ऐसे लोगों को के तरफ आप चौकीदारी दे रहे हैं, चौकीदार बना रहे हैं। ये आपका संस्कार है, ये आपका विचार है, ये आपकी किताब का शीर्षक है। लेकिन मेरी भावना में गद्दार गद्दार होता है, वो कभी नहीं चौकीदार होता है। प्यार बांटते चलो। दुष्यंत कुमार कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? मगर तबियत से एक पत्थर तो उछालो यारो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए, मगर आग जलनी चाहिए। असल में ये संग्रह जो है ये बहुत काम का संग्रह है। और इन्होंने आज करंट में जो भी विसंगतियां प्राप्त अपने व्याप्त है, समाज में बोलो, देश में बोलो, उस पर उन्होंने करारा तीखा प्रहार करके सब लोगों को जगाने का प्रयास किया है। और इसीलिए उसका शीर्षक भी उन्होंने चौकीदार रखा है। चौकीदार यानी प्रहरी, प्रहरी यानी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं गार्ड। तो उसका जो कर्तव्य होता है और वो क्या देख रहा है,
इन दिनों पूरे देश में और पूरी व्यवस्था में क्या गड़बड़ियां है, उस तरफ उन्होंने इशारा करके सबको सतर्क कर दिया है कि क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है। तो इसलिए ऐसा है, रूप, रस, स्पर्श, ध्वनि और गंध, ये पांचों चीजें ज्ञानेंद्रिय के विषय होते हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय के विषय जो होते हैं उसमें रूप, रस और स्पर्श जो हैं, इसे स्वीकारना या इनकार करना ये हमारे हाथ में होता है। एक उदाहरण देके स्पष्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी उद्यान में आप घूम फिर रहे हैं, गुलाब के ताजा फूलों की महक, खुशबू आपके नथुनों में जा रही है, उसको आप स्वीकार रहे हैं। और मान लीजिए उसी फूल को आपके मन में विचार आया कि उसको तोड़कर अपने कोट के या जैकेट के जेब में लगा दूं तो कैसा रहेगा। वही है कि उसको तोड़ना या नहीं तोड़ना वो हमारे हाथ में है। इसलिए ब्यूटी इज टू एडमायर एंड नॉट टू टच। तो इसलिए रूप, रस और स्पर्श जो है, ये ज्ञानेंद्रिय के विषयों में ये तीनों बातें, उसको स्वीकार करना या इनकार करना या नकार देना, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन ध्वनि और गंध जो है, उसको स्वीकारना या इनकार करना ये हमारे हाथ में नहीं होता। उसकी मिसाल के तौर पर मैं ये भी कह सकता हूं कि अभी मैं जो बोल रहा हूं उसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ रही है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप निकाल के बाहर नहीं कर सकते हैं। और यही जो ताकत होती है शब्दों की, वही ताकत एक इंकलाब पैदा कर देती है। और ऐसी आपके दिमाग में खलबली मचा देने वाली, आपके सीने को चीर देने वाली रचनाएं इस चौकीदार शीर्षक के कविता संग्रह में हैं। उसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि यही सब बातें मैं भी तो महसूस कर रहा था, लेकिन लिख नहीं पाया। उसकी वजह यह रहती है कि लिखना हर एक के बस की बात नहीं होती है। वो कुदरत का वरदान, या समझ लीजिए कुछ ऐसी बात होती है कि जिससे वो वरदान से ही वो चीजें वो लिख पाता है। हर कोई उसको लिख भी नहीं सकता। और ये भी है एक बात कि हमारे मित्र माणिकराव खोब्रागड़े जी ने, जो आज 75 प्लस है, इस उम्र में भी वो अच्छा और ताजा सोचते हैं और उनकी पैनी दृष्टि वहां तक पहुंचती है जहां तक अन्य सामान्य लोगों की दृष्टि नहीं पहुंचती। और इसीलिए उन्होंने इतनी अच्छी रचनाओं का संग्रह चौकीदार शीर्षक से आपके समक्ष रखा है। और जो आप पढ़ करके बिल्कुल उसमें से बहुत सी नई नई बातें भी जान सकते हैं। यदि ये जीवन हृदय की कुछ धड़कनों का नाम है, तो कविता का उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसी के द्वारा ही आप लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंच सकते। दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा साहित्यकार, कोई लेखक भी हो गया होगा, तो सबसे पहले उसने काव्य की ही रचना की है और इसी के बाद में ही वो गद्य में आया है। सबसे पहले पद्य से ही शुरुआत होती है साहित्य की। और इसी तरह से अपने माणिकराव खोब्रागड़े जी ने अपने जीवन में सबसे पहला जो मराठी संग्रह प्रकाशित किया था, उसका शीर्षक था काट्याने दिले शहाणपण। उसकी एक रचना को, जो मां शीर्षक से थी, राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था। और ये सभी के लिए क्या कहना चाहिए, खुशी की बात है। उनके सम्मान में एक बार बिग हैंड्स प्लीज। कहा तो ये भी जाता है कि जो हाथ पैर से काम करता है वो मजदूर होता है, जो हाथ पैर और दिमाग से काम करता है वो कारीगर होता है, जो हाथ पैर और दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम करता है वो कलाकार होता है। और यहाँ मंचासीन सभी कलाकार मौजूद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इतना ही है कि जिनका जागृत है वे मंच पर है और जिनका सशक्त है वो ऑडियंस में बैठे हुए। लेकिन ऐसा नहीं है
यहाँ पर एक गलती मैं कर रहा हूं, यहाँ पर बहुत से ऐसे भी रचनाकार बैठे हुए हैं, जगदीश राउत बैठा हुआ है, इमोन रानवरे सर जो हमारे गुरुवर्य है, रजनी संबोधी है, रोशनी अंबर है, और सबके क्या नाम मैं लूं, यहाँ बहुत लोग जो है वो कलमकार है, और इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में खोबरागड़े साहब के कार्यक्रम को कामयाबी दिलाने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष हाजिर है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और ये भी बात है मित्रों कि धन, विद्या, बल, विक्रम, प्रकृति जो कुछ भी हमें प्रदान करती है वो सब हमको बांट देने के लिए होता है। जो कुछ भी हमारे अंदर है वो अगर का बांट देते हैं तो ही बाकी लोगों तक भी बात पहुंचती है। और इस तरह से कलाकार सही वही होता है जो इस जीवन को सुंदरता पूर्वक जीना जानता है। और सुंदरता पूर्वक जीने के लिए ये जरूरी है कि जो कुछ भी प्रकृति आपको प्रदान कर रही है उसको बांट दो। और एक सबसे बड़ी मिसाल आज के तारीख में ये हो गई है कि माणिकराव खोबरागड़े जी ने अपना चौकीदार शीर्षक का संग्रह लोगों को आधी कीमत में भी नहीं, जाते वक्त हर एक के हाथ में वो संग्रह गिफ्ट के रूप में वो दे रही। कितनी बड़ी बात है। आप फिर से एक बार उनके लिए बिग हैंड्स। यही है जीवन जीना जो है वो इसको कहते हैं, जैसे खोबरागड़े साहब जीते। हमने कई बार देखा, हम प्रत्यक्ष अनुभव से बता रहे हैं, हवा की बातें नहीं कर रही है, कल्पना की बातें नहीं कर रहे, उनको केवल निमित्त चाहिए, निमित्त चाहिए। और एक निमित्त से वो बहुत बार कवि सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं, नहीं इधर कर सके तो घरों में भी करते हैं, लेकिन करते जरूर है। हर एक को प्रोत्साहन देने के लिए उनके कैपेसिटी के अनुसार जितना भी वो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, वो करते ही रहते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये संग्रह की एक एक कॉपी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को और यहाँ के मुख्यमंत्री को, उन सबको भेज देना चाहिए कि देखो तुम लोग कहाँ गलत हो और मुझे जहां लग रहा है मैंने आपको भेज दिया है, सुधरो अभी तो भी और इस देश को अच्छा बनाओ, ऐसी देश की व्यवस्था अच्छे से चलने दो, कुछ तो भी मत करते रहो। देखिए उन्होंने, जब उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित बीमार थी, करीब 30 एकड़ खेती उन्होंने बेच दी, लेकिन फिर भी कैंसर से अपनी पत्नी को वो नहीं बचा पाए। और वो तारीख थी 13 दिसंबर 2018। और उसके बाद में वो बहुत हताश हुए। बहुत हताश होने के बाद में फिर अब क्या करना, तो साहित्य से तो उनको लगाव था ही। अपने सेवा काल के दौरान वो स्टेट गवर्नमेंट में कृषि अधिकारी रहे थे, और कृषि अधिकारी भी इतने नियम के और कायदे के पाबंद कि कभी कभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी मुंह से बोली हुई बात को नहीं मानते थे। आपको जो कुछ भी मुझसे करवाना है लिखित में ऑर्डर दीजिए, तब तो बात बनती है। आप मुझ से बुलाएंगे, दफ्तर आइए और हमसे मिलिए, तो ये मुझसे नहीं होता। सोचिए क्या इस आदमी का आत्मबल और क्या इस आदमी का नैतिकता का मारल कितना ऊंचा है। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं आजकल सब चापलूसी करते हैं, सब मक्खन लगाते हैं, सब हाजी 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 करते रहते हैं, लेकिन इनके जीवन की वो खुददारी देखिए। कितना अहम मुद्दा है कि जीवन ऐसे जिया जाता है, ऐसे नहीं कि पीछे पीछे हाँ 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 कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी उनकी। और उसके बाद में जब निराश हो गए पत्नी के जाने के बाद, 13 दिसंबर 2018 को उन्होंने 12 फरवरी 2022 को इसी मोर भवन में प्रथम बार प्रवेश किया था और उन्होंने एक लघु कथा सुनाई थी और उसका शीर्षक था नरबली। नरबली शीर्षक की कविता, सॉरी लघु कथा सबको भाई थी। और उस वक्त सभी जो साहित्यिकी के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, मोर भवन के जो है चलाने वाले सभी मौजूद थे, उसमें हेमलता मिश्र मानवी जी भी थी। फिर उसके बाद में 7 मई 2022 को उन्होंने मोर भवन में वो रचना सुनाई थी जिसकी फरमाइश मुझे शब्बीर अहमद विद्रोही जी ने की कि मैं कहाँ हूँ, ये रचना सुनाइए करके। मैं कहाँ हूँ शीर्षक की ये रचना ऐसी थी कि हमारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, पुरुषों की बराबरी का मान होना चाहिए, लेकिन निजी जीवन में अलग अनुभव आता है, इसलिए सवाल आता है मैं कहाँ हूं। फिर ये कहते हैं शरीर मेरा हल्दी तुम्हारी, हाथ मेरा मेहंदी तुम्हारी, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारी, कान मेरा बाली तुम्हारी,
नाक मेरा नथनी तुम्हारी, पैर मेरा पायल तुम्हारी, हाथ मेरे कंगन तुम्हारा, व्रत मेरा आयु तुम्हारी, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारा, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारा, और बुजुर्गों के पांव छूती हूं तो नाम तुम्हारा, अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती हूं नाम तुम्हारा, 2400 घंटे घर संवारती हूं, घर पर नेम प्लेट तुम्हारे नाम की। अब इतना बताओ, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। ये है वो रचना। और भी उन्होंने बहुत प्यारी रचना लिखी है, और वो मुझे बहुत सबसे ज्यादा भाई। हालांकि इस पुस्तक में समाविष्ट सारी की सारी रचनाएं उत्कृष्ट है, और इतने करारे व्यंगों के साथ, और इतने क्या कहना चाहिए लफ्जों का जो उन्होंने इंतखाब किया है वो इतना सटीक किया है कि हर बात अपने दिल को चीर जाती है। जैसे पेज नंबर 21 पर यह रचना है, हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। वो रचना इस तरह से है कि पहाड़ों से आपने पत्थर उठाए, मंदिर बनवाए, हमने भी पत्थर उठाए, स्कूल और कॉलेज बनवाए। पहाड़ों से आपने पत्थर उठाए, मंदिर बनाए, हमने भी पत्थर उठाए, स्कूल और कॉलेज बनाए। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने रामायण महाभारत गीता उठाई, हमने देश का संविधान उठाया, हमने देश का संविधान उठाया। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने तलवार त्रिशूल उठाया, आपने धार्मिक द्वेष के बिगुल बजाए, हमने कागज कलम उठाई, समता न्याय बंधुता के गीत लिखे। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने देश के संसाधन बेच दिए, हमने देश के संसाधन निर्माण किए। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने मंदिरों में महिलाओं को देवदासी बनाया, हमने महिलाओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने नफरत का बीज बोया, हमने देश में भाईचारा बनाया। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। आपने देश को हिंदुस्तान बनाया, हमने देश को भारत बनाया। आपने भगवा झंडा अपनाया, हमने तिरंगा फहराया, हमने तिरंगा फहराया। हक तुम्हारा भी था, हक हमारा भी था। हक तुम्हारा भी है, हक हमारा भी है। हक तुम्हारा भी है, हक हमारा भी है। ऐसी देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं जिसके दिल दिमाग में चलती रहती, वो सोचिए वो आदमी नैतिकता से कितना परिपूर्ण और कितना मजबूत होगा। और यही बात है कि उनके दिमाग में हमेशा जो चलता रहता है वो कागज कलम लेके लिखते रहते। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सभी बातें खोबरा गणेश के बारे में जो कही जानी चाहिए थी हमारे अतिथियों ने कह दी, भाष्यकार ने कह दी। एक उनका विशेष गुण जिसकी मैं चर्चा करूंगा क्या है कि साहित्य में भी कई प्रकार होते हैं। मराठी साहित्य की बात अलग है, लेकिन हिंदी साहित्य में वीर रस है, भक्ति रस है, चेतना है, हास्य है, व्यंग है, श्रृंगार है, सब कुछ। इनके इसमें केवल एक क्रांति का रस है। और चौकीदार जो शीर्षक दिया है इन्होंने, तो मैंने सब कविताएं पढ़ने के बाद में देखा कि असल में ये चौकीदार के कामकाज की चौकीदारी करने वाले चौकीदार हैं। बिल्कुल बेशक। और सारी की सारी इनकी रचनाएं और बड़ी बेबाकी के साथ में, बड़ी निडरता के साथ में, खुल्लम खुल्ला, कहीं कोई आवरण नहीं, कहीं कोई पर्दा नहीं, कहीं कोई उसमें छद्म बनावट नहीं, सीधी से। और कहीं कहीं तो बाकायदा नाम लेकर इन्होंने कही। और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं बल्कि यूक्रेन वगैरह वगैरह सारी जगह की उन्होंने बात की है। ऐसी जागरूक साहित्यकर्ता की बड़ी आवश्यकता होती है। दूसरा आपको एक बात बता दूं, जो बोलने को हिम्मत नहीं करता, राजनीति निश्चित रूप से बहुत गंदी चीज है, लेकिन आज के साहित्य में राजनीति से भी ज्यादा गंदगी आ गई है। यहां भी वही लिजलियापन है, यहां पे भी वही नहीं बात को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपको। कर लीजिए, बात कर लीजिए ना। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो आज की साहित्य में राजनीति की वो तमाम बातें आ गई है जो नहीं आनी चाहिए साहित्य में। वही करप्शन, वही चारण वाली बात, वही तारीफ करने वाली बात, वही मक्खन और वही झूठे आडंबर। सबसे ज्यादा अगर नकली सम्मान पत्र और उपाधियां मिलती है तो साहित्य के क्षेत्र में।
लोग खरीदते हैं बाकायदा। अब बताइए, आपके नाम के आगे डॉक्टर, आपने कोई विश्वविद्यालय से बीए भी नहीं किया और डॉक्टर रहे आपको 4 लाइनें ठीक से लिखनी है और विद्या वाचस्पति। मैं जयपुर में गया था, एक वहां पे जेमिनी नाम की अकादमी है साहब। 16 साल पहले मुझको पत्र आया था उनका कि आपको हम ये उपाधि देना चाहते, खैर मैंने मना कर दिया, आज तक एक भी उपाधि ली नहीं। वहां जाके देखा तो एक जेराक्स की दुकान वाला आदमी जो अपनी जेराक्स में दुकान बैठ के लोगों से पैसा लेकर उनको डिग्रियां बांटा करता था। नागपुर में भी ऐसी कई लोगों ने डिग्रियां ली और धन्य हो गए। राजनीति, हाँ, ये खोबरागढ़ जी की बड़ी अच्छी बात है, ऐसी कोई डिग्री उनके नाम के आगे नहीं। और एक बात का विशेष उल्लेख मैं करना चाहूंगा, साहित्य और कला में कृतज्ञता बहुत बढ़िया चीज होती है और ये रहना ही चाहिए। जहां पे नहीं है वो आदमी ना साहित्यकार होता है ना कलाकार होता है। इन्होंने अपनी रचना में, अपनी पुस्तक में बाकायदा एक बात का जिक्र किया कि एक बार वो मोरभवन में आए। असल में मैं तो 50 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, ये सारे उपक्रम हमने बनाए हैं। ये हेमलता मिश्र भी वहीं की उपज है, भोला वाघमारे जी भी, और नागपुर में 165 से ज्यादा कवि यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन ये पहले व्यक्ति दिखे जिन्होंने अपनी पुस्तक में बाकायदा कहा कि मैं मोरभवन में आया, और ये मैं इसे मोरभवन की उपलब्धि समझता हूँ कि वहां पे खोबरागढ़ी जैसा व्यक्ति तो यहाँ आया और उन्होंने अपनी किताब में हर उस, मैं तो खैर आता नहीं कार्यक्रमों में, हम लोग निर्देश देते हैं ऊपर से, मैं समन्वयक हूँ, साहित्य मंत्री हूँ, बाकी सब उपक्रम वाले वो समझते हैं, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इन्होंने उन सारे व्यक्तित्वों का उसमें उल्लेख किया है जिनसे ये मिले, और चाहे वो भोला वाघमारे हो, चाहे हेमलता मिश्र और कोई भी चीजें, और ये कृतज्ञता की भावना जहाँ कायम रहती है, इंसानियत वहाँ जिंदा होती है। नहीं तो हमने देखा है कई लोग जो इसी मोरभवन की जमीन से पैदा हुए, पहली कविता सुनाई जी मोरभवन ने जिनको पहचान दी, एक ऊंचाई पे पहुंचाया, वो भी आज मोरभवन का नाम नहीं लेते। ऐसे में खोबरागढ़ जी आपको साधुवाद देता हूँ, आपको तालियां बजाता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और मित्रों, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, और खासकर यहाँ ताहिरा जी मौजूद नहीं है, उन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया। हालांकि पर्दे के पीछे सब कुछ जो है वो जावेद पाशा साहब है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बड़े ठोस और सारी गंदगी से दूर रहने वाला व्यक्तित्व आज हमको लाभान्वित हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि खोबरागढ़ जी भविष्य में भी इसी प्रकार अपने कार्य करते रहेंगे, पुस्तकें आती रहेंगी, हम लोग इसमें शरीक होते रहेंगे। धन्यवाद। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि चलते चलते राह से कभी जुड़ जाते हैं लोग, चलते चलते राह से कभी जुड़ जाते हैं लोग, आने वाले चौराहे पर बिछड़ जाते हैं लोग। चलते चलते राह से कभी जुड़ जाते हैं लोग, आने वाले चौराहे पर बिछड़ जाते हैं लोग। मिलने बिछड़ने का एक सिलसिला बना है, अपने यादों की निशानी छोड़ जाते हैं लोग, अपने यादों की निशानी छोड़ जाते हैं। कलम एक शस्त्र है, ये भी उन्होंने बताया है, और वो फुले शाहू आम्बेडकर विचारधारा के बहुत बड़े कवि हैं, और उनकी ये चौकीदार कविता संग्रह आज आया है और आगे भी उनके कविता संग्रह आने वाले हैं। उन्होंने हमें ये अमूल्य भेंट दी है, और उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इनके जैसे लोग हमारे साथ हैं। हम इन बड़े हस्तियों से जुड़े हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मैं काका जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कवि की कलम ही उसका शस्त्र है, ऐसे जावेद पाशा सर ने हमको बताया है, और वो हमारे हर एक प्रोग्राम में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहते हैं। हम हमेशा उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, और ये कविता संग्रह में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, यानी साथ है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हेमलता मिश्रा मानवी मैडम यहाँ पे आए हैं और अपना अमूल्य वेळ हम सबको दिया है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शब्बीर विद्रोही साहब यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने कलम की शाही की रुकना बताया, महत्व बताया है, और उन्होंने अपनी बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने एक कविता संग्रह के बारे में बताया है, और उन्होंने अपनी भी कई बातें रखी है, उन्होंने अपनी शायरी रखी है,
तो उनके लिए उनका भी बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे ही भोला सरवर साहब ने हमें बहुत कुछ बताया है, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे ही आज के अध्यक्ष हैं खादीवाला साहब, उन्होंने यहाँ पे अपना अमूल्य वक्त जो है हमें दिया है और उन्होंने ये किताब के बारे में बोला है कि क्रांति का जो रस है और ये क्रांति का रस बड़े ही खुल्लम खुल्ला मानिक जी खोबरागढ़े इन्होंने अपने कविता संग्रह में प्रस्तुत किया है, लिखा है। तो सर के लिए भी मैं धन्यवाद, सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मनोहर गजबे सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा संचालन किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रास्ताविक किया है संजय गोडघाटे सर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप आए जब से यहाँ पे बैठे हैं और सभी को सुने हैं, चौकीदार कविता संग्रह के बारे में जाने हैं और काका जी को एक शुभेच्छा देने के लिए आए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अभी तक आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे हमारे ये दो भाई हैं टेलीविज़न वाले, इन दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज का प्रोग्राम यही समाप्त हुआ, ये मैं घोषणा करती हूँ।